Hello friends, good morning. I am Sujit and you are watching Sweet Academy. Today we are going to discuss Naga Mandla, a very famous Indian English drama. Naga Mandla means play with a cobra. इसके राइटर हैं गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड काफ़ी प्रसिद्ध नेम है इंडियन इंग्लिश राइटिंग में, साथ ही साथ कन्नड़ लैंग्वेज में। इनके बारे में भी बात करूँगा। बेसिकली नागा मंडला का जो ये कहानी है वो एक लेडी है जिसका नाम रानी है और उसका जो है अफेयर चलता है एक कोबरा से। कोबरा आप समझ सकते हैं इंडियन मिथोलॉजी के अनुसार वह किसी भी ह्यूमन फॉर्म को ले सकता है और कोबरा धीरे धीरे इस महिला से प्रेम करने लगता है और महिला भी इससे प्रेम करने लगती है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सबसे पहले भारत के नाट्य शास्त्र के बारे में। नाट्य शास्त्र भारत का बहुत ही पुराना यानी अर्लीस्ट एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है और अलग अलग युगों में अलग अलग राज्यों में इसके कई नाम हैं। पेजेंट्स, रिचुअल्स, माइम्स, फोक फॉर्म्स, रामलीला, रासलीला, नौटंकी, तमाशा, जतरा, यक्षगान, कई नामों से इसे जाना जाता है। और फेमस संस्कृत ड्रामाटिस्ट रहे हैं कालिदास, भवभूति, अश्वघोष, शूद्रका, हर्ष इत्यादि। इंडियन इंग्लिश ड्रामा का जो शुरुआत है माना जाता है लेट 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था और शुरुआती दौर में कुछ प्रसिद्ध ड्रामा थे जैसे कि द फर्स्ट पारसी बैरोनेट, द बॉम्बे पालकीवाला, बंगाली बाबू, इज दिस सिविलाइजेशन। शुरुआती दौर में इंडियन इंग्लिश ड्रामा को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इसका मुख्य कारण है कि उस समय इंग्लिश समझने वाले लोग बहुत कम थे। दर्शक लोग लोकल लैंग्वेज वाले ड्रामा में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और जो थीम्स था शुरुआती दौर में वो भारत के साहित्य से लिया गया, प्राचीन साहित्य से, जैसे कि उपनिषद, मिथोलॉजीज, एपिक्स, हिस्ट्री एंड सोसाइटी, रामायण एंड महाभारत। अब मैं बात करूंगा इस कहानी के लेखक के बारे में जिनका नाम गिरीश रघुनाथ कर्नाड है और ये काफ़ी वर्सटाइल पर्सन थे। आप देख ही सकते हैं ही वॉज ए प्ले राइटर, स्क्रीन राइटर, एक्टर, मूवी डायरेक्टर etc. He was born on 19th May 1938 in मैथरन, महाराष्ट्र। एक ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था। बाद में कर्नाटक चले गए और कर्नाटक में जाके उन्होंने कन्नड़ भाषा में ट्रांसलेशन और बाद में वो कर्नाटक चले गए और वहीं जाके वो नाटक लिखना शुरू किया। शुरुआती दौर में कन्नड़ भाषा में लिखा, फिर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा। उनकी मृत्यु हुई है 10 जून 2019 को। जहाँ तक उनका एजुकेशनल के बारे में बात करना है तो बीए किया था उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में, बाद में एमए किया फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में मैकडैलन कॉलेज से। और शुरुआत में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चेन्नई के साथ काम करते थे और बाद में उन्होंने सारा समय राइटिंग में दे दिया। उनके प्रोमिनेंट प्लेज हैं यायाति 1961, तुगलक 1964, हैवादना 1971, नागा मंडला 1988, टेलेंडंडा 1919, अग्निमट्टू मेल 1995, ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान 1997, बाली द सेक्रीफाइस 1980, फ्लावर्स 2004 एंड ओडाकालू बिम्बा 2005। चूँकि वह काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त किए और इंटरनेशनली एंड नेशनली अक्लेम्ड राइटर थे, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीता है। कुछ प्रोमिनेंट अवार्ड्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है जैसे कि मैसूर स्टेट अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी, पद्मश्री, फिल्म फेयर अवार्ड, पद्म भूषण, कर्नाटका साहित्य अकेडमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड etc. चलिए तो बात करते हैं नागा मंडला के बारे में। नागा मंडला गिरीश कर्नाड ने 1988 में सबसे पहले कन्नड़ भाषा में लिखा, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। कैरेक्टर्स की बात करें, ओनली अ फ्यू कैरेक्टर्स आर देयर बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट अ मैन इज देयर, सेकेंड फ्लेम्स, यस हाँ लैंप या दिया का ज्वाला। तीसरा द स्टोरी, रानी क्वीन, अपन्ना एनिमन यानी कन्नड़ भाषा में अपन्ना का मतलब कोई भी आदमी, और दूसरा है क्रुदवा जो कि एक ब्लाइंड औरत रहती है, और क्रुदवा का बेटा कपन्ना जो कि एक काला व्यक्ति होता है। इसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है वो कोबरा का, कोबरा याद रखिए वो जो ह्यूमन फॉर्म ले लेता है, और उसके अलावा बाद में कुछ ग्रामीणों का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। इस कहानी को 3 भाग में बांटा गया है
मैं बात करूंगा कहानी की समरी का। 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग प्रोलॉग है, दूसरा एक्ट 1 है, तीसरा एक्ट 2 है। बस 3 कैटेगरी है। प्रोलॉग की मैं स्टार्टिंग करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले द मैन। इसमें एक व्यक्ति का रोल है जो कि मरने वाला है। उसे ऐसा लगता है और वो डरता है कि अगर मैं, एक्चुअली वास्तव में एक साधु है जो उसे यह कह गया है कि 1 महीना के कोई भी एक रात को अगर तुम सारी रात जगे रह गए तो तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा। क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि अगर मैं 30 दिन में एक रात भी जग नहीं पाया तो मैं मर जाऊंगा। तो साधु से पूछता है कि मेरी होने वाली मृत्यु का कारण क्या है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब साधु देता है कि वास्तव में तुम एक राइटर हो, ऑथर हो, प्ले राइट हो, जिसने कई सारी ड्रामा रचे हैं और स्टेज पर परफॉर्मेंस भी किया है। लेकिन तुम्हारे ड्रामा इतने बोरिंग हुआ करते थे कि तुम्हें देखने आने वाले ऑडियंस लोग सो जाते थे। इतना बल्क मात्रा में नींद होने से नींद ने तुम्हें श्राप दिया है कि तुम मर जाओगे, हमेशा के लिए सो जाओगे। अब साधु से उपाय पूछा गया तो साधु ने कहा अगर किसी भी रात, एक रात को 30 दिन में तुम जगे रह गए तो इसका मतलब तुम जिंदा बच जाओगे। अब ये आदमी क्या करता है, पिछले 29 रातों से प्रयास किया लेकिन नींद है कि मानता ही नहीं, और आखिर में वह एक सुनसान खंडहर पड़े मंदिर में पहुंच जाता है। शायद वो सोचता होगा कि डर के मारे यहाँ नींद नहीं होगा, और वहाँ एक टूटी सी मूर्ति रखी हुई है, पता नहीं किस देवता का, मेंशन नहीं है, और वह उस मूर्ति के पीछे छिप जाता है। आश्चर्यजनक चीज़ वो ये देखता है कि लैंप या दिया का जो ज्वाला होता है वो सिर्फ ज्वाला, लैंप दिया नहीं, 4 दिया की ज्वाला प्रवेश करती है मंदिर में, और वे लोग आपस में औरतें वाले भाषा में बात करती हैं एक दूसरे से और मज़ा लेती हैं। और वो जिस घर से आए हैं उस घर में क्या क्या घटनाएं होती रहती है, जैसे पति पत्नी की लड़ाई, बूढ़ा बूढ़ी की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, इसके बारे में वो लोग मज़ा ले लेके बात करते हैं। तभी एक 5वां फ्लेम्स वहाँ घुसती है और ये चारों फ्लेम्स उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा इतना देर से आने का कारण क्या है। तो वो बोलती है कि एक्चुअली मैं जिस घर में रहती हूँ वहाँ एक बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, और बूढ़ी जो है उसके दिमाग में बहुत वर्षों से एक कहानी है और एक सॉन्ग है, लेकिन वो चूँकि सॉन्ग और स्टोरी किसी से शेयर नहीं करती है, तो एक आज दोपहर में वो सो गई, तो सोने के कारण कहानी उसके मुंह से बाहर निकल गई, सॉन्ग भी बाहर निकल गई, और कहानी ने एक यंग वुमन का रूप धारण कर लिया, और सॉन्ग जो है उसकी एक ब्यूटीफुल साड़ी बन गई। और जब वो घर से निकलने लगी तो उस ओल्ड वुमन ने उस वुमन को देख लिया निकलते हुए, तो जाकर मैन से यानी अपने बूढ़े से झगड़ा करने लगी, पूछने लगी कि ये कौन है जो बाहर निकली। अब बूढ़ा बोल रहा कि मेरे को मालूम नहीं। तो वही कहानी साड़ी पहने हुए इसी मंदिर में आ रही है, और तभी स्टोरी प्रवेश करती है। स्टोरी का सारे फ्लेम्स वेलकम करते हैं, और इस दौरान मैन छुप करके सारी बातें सुन रहा है। स्टोरी से सारे फ्लेम्स लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम जो कहानी जानती है प्लीज़ बताओ ना। तो स्टोरी बोलती है शर्त यह है कि भाई ये कहानी आप लोगों को आगे बढ़ाना होगा, किसी से शेयर करना होगा। लेकिन फ्लेम्स बोलती है कि हम लोग तो किसी से शेयर कर नहीं सकते। तो स्टोरी बोलती ठीक है, तो मेरी यहाँ आवश्यकता नहीं। वो जाने लगती है कि तभी वो आदमी जंप आउट करता है, स्टोरी का रिस्ट पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें कहानी कहना होगा। तो स्टोरी बोलती क्या तुम सारी कहानी सुनोगे? बोला हाँ, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और ऐसी कहानी होनी चाहिए जिससे कि मैं रात भर सो ना पाऊँ। स्टोरी बोलती है बिल्कुल सही है। तो वो कहानी कहने के मूड में आती है। फिर स्टोरी बोलती प्रॉमिस करो कि मेरी ये कहानी तुम आगे बढ़ाओगे, शेयर करोगे। आदमी प्रॉमिस कर लेता है, लेकिन तभी उसे अपना पुराना प्रॉमिस याद आता है कि मैंने तो कहा है कि अगर आज मैं ज़िंदा बच गया तो दोबारा ज़िंदगी में मैं कोई कहानी लिखूंगा नहीं। तो वो स्टोरी को बोलता है सॉरी, मैं तो प्रॉमिस किया हूँ। तो स्टोरी बोलती है ठीक है, तो फिर मुझे तुम्हें कहानी की आवश्यकता, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आदमी बोलता है ओके ओके, ज़िंदा रहा तभी तो, इसलिए कहानी शुरू होता है। अब हम लोग एक्ट 1 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रानी और उसका हस्बैंड किस तरह से अपना जीवन की शुरुआत करते हैं। और ये सारा शो जो है स्टेज पर ही हो रहा है, और जब कहानी की एक्ट 1 में शुरुआत होती है तो मैन, फ्लेम्स और स्टोरी स्टेज पर ही एक साइड हो जाते हैं और म्यूजिशियन लोग आते हैं।